तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्टीफन हॉकिंस के बहुत ही प्यारे कोट के साथ। स्टीफन हॉकिंस कहते हैं एआई इज लाइकली टू बी ईदर द बेस्ट और वर्स्ट थिंग टू हैपन टू ह्यूमैनिटी। देखो, बहुत ही प्यारा कोट है, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने ये क्यों बोला कि जो एआई है या तो वर्स्ट थिंग हो सकता है और या बेस्ट थिंग हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। और ऐसा नहीं कि स्टीफन हॉकिंस अकेले हैं, बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनैलिटी है, जैसे इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क भी कहते हैं कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका थोड़ा हमें सावधानी से यूज़ करना चाहिए, थोड़ा ठहर के चलना चाहिए, क्योंकि जो एआई है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा डेवस्टेटेड हो सकता है। तो क्यों कहते हैं, देखो, कोड का मतलब साफ साफ है कि जो स्टीफन हॉकिंस है वो एआई को बोलते हैं, एआई का दोनों रूप, एआई के दोनों जो पहलू है वो सामने लेके आते हैं कि एआई जो है हमारी सोसाइटी के लिए, ह्यूमंस के लिए वरदान भी हो सकता है, बोन भी हो सकता है, और अभिशाप भी हो सकता है, बेन भी हो सकता है। क्यों ऐसा बोला है स्टीफन हॉकिंस ने? देखो कि एआई जो है हमें हेल्प करता है ऑटोमेशन में। ठीक है, ऑटोमेशन में जैसे कि आपको पता होगा कि अमेजोन का जो वेयर हाउस है वहाँ पे ऑलरेडी सारी जो चीज़ें हैं वो रोबोट्स मैनेज करते हैं, तो पूरा जो वेयर हाउस है वो ऑटोमेटेड हो चुका है एआई की बदौलत। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि ये बून एक तरह से बून का काम कर रहा है कि वहाँ पे सारी चीज़ ऑटोमेटेड हो चुकी है, ह्यूमन एफर्ट बहुत कम लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बहुत ही लार्ज स्केल पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ही लार्ज स्केल पे जनरेट हो रही है, क्योंकि सारा काम जो है मशीनें कर रही है। सारा काम कौन कर रही है? मशीनें कर रही है, ऑटोमेटेड हो चुका है सारा। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में कि जैसे गूगल हो गया, ठीक है, गूगल एआई का यूज़ करके आपको शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है, ट्रैफिक को अवॉइड करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये क्या करता है? प्राइवेसी ब्रीच करता है, आपका जो डेटा है कहीं ना कहीं उसको यूज़ करता है, उसको मोनेटाइज करता है। तो ये क्या है? ये एक तरह से बेन है। वैसे ही कि आप एआई जनरेटेड जो रोबोट्स हैं उनका यूज़ करके उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, न्यूक्लियर ट्रीटमेंट या न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एआई का। तो ये एक बून है। लेकिन दूसरी तरफ एआई का यूज़ करके हम वॉरफेयर कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बॉर्डर एरियाज पे क्या हो रहा है कि ड्रोन से ड्रग्स और वेपन सप्लाई किए जाते हैं टेररिस्ट को। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेन है। वैसे ही यहाँ पे अभी रिसेंटली यूक्रेन में जब वॉर चल रही है यूक्रेन में, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, ठीक है, उनका डीप फेक वीडियो आया था एआई जनरेटेड। तो कहीं ना कहीं वो अपने जो सोल्जर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गिव अप कर दो। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ये एआई का वर्स्ट रूप है जो हमारे स्टीफन हॉकिंस बोलना चाहते हैं। और यही कुछ मतलब है हमारे कोड का। आई होप आप समझ गए होंगे कि कोड का क्या मतलब है, कैसे जो हमारी एआई है हमारे लिए बेस्ट भी हो सकती है, कैसे वर्स्ट भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ हमने समझ ली। अब मूव करते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। द हिंदू में एडिटोरियल था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और बहुत ही अच्छा ये एडिटोरियल है हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए। MMI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। और प्रीवियस ईयर के अंदर CISF AC का जो पेपर था 2024 का, डायरेक्टली क्वेश्चन आया था वहाँ पे। जो हमने अभी डिस्कस करा है वही अगर वहाँ पे लिख देते तो भी अच्छे नंबर मिल जाते। और CSE में 2019 में या 18 में कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। तो मैं बस यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा CAPF का एग्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं CSC के पैटर्न को भी फॉलो करता है। जो CSC के क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा इजीली बना के हमें दे देता है। तो हमें CSC के क्वेश्चन को भी थोड़ा पकड़ बनानी पड़ेगी, कमांड में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि जो हमारा AI होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसके दोनों रूप देख लिया हमने। ठीक है, और इसी के लिए एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि इंडिया क्या एफर्ट डाल रहा है इस AI को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया क्या एफर्ट डाल रहा है इस AI को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली हमारा जो एडिटोरियल है इसी इशू के इर्द गिर्द घूमेगा कि इंडिया का क्या एफर्ट है कि AI को कैसे हम ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करें, क्योंकि हमने तो दोनों चीज़ देख ली, लेकिन हमें ह्यूमंस के लिए यूज़ करना है, ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। तो डिस्कशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, मेती जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, वो अभी डिस्कस कर रही है, ऐसा प्लान बना रही है कि एक इंस्टीट्यूट लेके आना है अंडर इंडिया AI मिशन, AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट, जिसका नाम क्या होगा? AI
सेफ्टी इंस्टीट्यूट, बेसिकली हमारी जो मिनिस्ट्री है वो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने के लिए विचार कर रही है, ठीक है। और ये जो मूव है, ऐसा नहीं है कि हमारी जो है हम इंडिया अकेले कर रहे हैं, इसी को फॉलो करा है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी यूएस की विजिट पे थे, क्वाड की विजिट हुई थी, और अभी हमने रिसेंटली 2 महीने पहले देखा था कि यूएन की समिट ऑफ द फ्यूचर हुई थी। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एआई के बारे में वर्ल्ड लेवल पे एआई के गवर्नेंस के बारे में डिस्कशन की गई, और इसी का रिजल्ट निकला कि ये जो यूएन की समिट हुई थी, समिट ऑफ द फ्यूचर, इसके अंदर एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसका क्या नाम था, गवर्निंग एआई ऑफ ह्यूमैनिटी, गवर्निंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी। तो इस बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर यही डिस्कस किया गया कि एआई को ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के, एआई का यूज एज अ ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में होना चाहिए। देखो क्या मतलब है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच का, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एआई का यूज कैसे हम ह्यूमन सेंट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं, ह्यूमन को सेंटर में रख के कैसे एआई का यूज कर सकते हैं। देखो कि हमें पता है कि मेडिकल फील्ड ले लो, ठीक है, कोई सी भी फील्ड ले लो, लेकिन मेडिकल से एक एग्जांपल अच्छा है कि मेडिकल की फील्ड ले लो, वहाँ पे हजारों पेशेंट्स का हमारे पास डेटा होता है, ठीक है। उस डेटा को एनालाइज करके डायग्नोस्टिक फैसिलिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, की ह्यूमंस को कैसे फैसिलिटेट करें एआई का यूज़ करके, उसे कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। और कहीं ना कहीं जो पूरा वर्ल्ड है इसी बात पे फोकस करता है, और इसी के लिए इंडिया जो है एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। जो हमारी यूएन समिट फॉर द फ्यूचर हुई थी, इसी का रिजल्ट निकला कि ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट वहां पे निकल के आया एक बॉडी, ठीक है। ये जो ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है, ये भी कहीं ना कहीं जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आप सभी को पता है डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसका भी डिजिटलाइजेशन का जैसे एआई होता है वैसे ही डिजिटलाइजेशन भी बून और बेन दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को कैसे पॉजिटिवली ह्यूमंस के लिए यूज करें, वो सारी चीजों पे फोकस किया गया ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा समझा कि वर्ल्ड लेवल पे एआई और डिजिटलाइजेशन को कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, क्या क्या बॉडीज आ रही हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। इंडिया का क्या रोल है, ठीक है, ये हम समझेंगे। देखो हमने समझ लिया पॉजिटिव्स क्या है, हमने समझ लिया नेगेटिव्स क्या है, हमने स्टार्टिंग में देख लिया था यही कुछ पॉजिटिव है, यही कुछ नेगेटिव है, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया था, जैसे अमेजोन का वेयर हाउस हो गया, जेलनास्की का डीप फेक वीडियोज हो गया, तो ये कैसे यूज कर सकते हैं। और आपने अभी मैंने लास्ट अपने डिस्कशन में ये भी डिस्कस करा था नेगेटिव में कि अभी यूएस के अंदर इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे एआई जनरेटेड जो अपोजिशन कैंडिडेट थी हमारी इंडिया ओरिजिन वाली, ठीक है, तो वहाँ पे उनका जो था एआई जनरेटेड डीप फेक जो है वो जनरेट किया गया, फोटो जनरेट किया गया, जिससे उनकी जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं मेलाइन हो गई थी, उनकी जो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं वीक हो गई थी, ठीक है, कमला हैरिस की, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कैसे ये डेमोक्रेसी को भी इफेक्ट करता है, कि जब आपके पास फ्री एंड फेयर चॉइस ही नहीं रहेगी तो डेमोक्रेसी किस बात की रहेगी। और ये फ्री एंड फेयर चॉइस इफेक्ट कैसे हो रही है, इस एआई जनरेटेड डीप फेक फोटो की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें तो समझ ली। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स जो है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे एडिटोरियल में, ठीक है। और उसी का एक मेजर्स है हमारी इंडिया ले रही है एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट को जनरेट करके, कि एआई को कैसे सेफली हम यूज करें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में, उसके लिए हमने एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया का क्या रोल हो सकता है, देखो इंडिया की लीडरशिप G20 के अंदर और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई के अंदर देखी जा सकती है। तो इंडिया कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर सकता है यूनिफाइंग वॉइस का, कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी जो वॉइस है वो यूनिफॉर्मली, इंडिया जैसे क्लाइमेट चेंज पे कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है क्लाइमेट चेंज पे, जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा तो नहीं है ना डेवलप्ड कंट्रीज से टक्कर ले सकती है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो इंडिया है वो मेजर डेवलपिंग कंट्री में आता है, चाइना आता है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनका ग्रुप बना के उनकी जो वॉइस है एज अ लीडर सामने रखती है, तो इंडिया वहां पे बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, ये यहाँ पे बताया गया है। और देखो हमारा अगर ये जो सेफ्टी इंस्टीट्यूट है ये स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, इसका एंगेजमेंट जो ग्लोबल इनिशिएटिव चल रहा है अभी ये ब्लैचले, इसके साथ अगर हम कनेक्ट हो गए तो वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे हम डिस्कस करके इंडिया का जो फेवर है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का जो स्टैंड है एआई के थ्रू, एआई के ऊपर, ठीक है, वो हम कहीं ना कहीं सामने ला सकते हैं। हमने हमारे इस इंस्टीट्यूट के थ्रू, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट, देखो साफ सीधी बात है कि अगर हमारे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट होगा जो पर्टिकुलरली एआई वाली फील्ड से डील कर रहा है, मेथी अभी उसके ऊपर विचार कर रही है,
और वर्ल्ड लेवल पे कुछ इनिशिएटिव है, जैसे बेसिकली ये यूके का इनिशिएटिव है एआई गवर्नेंस से। तो यहाँ पे इंडिया भी अपनी पोजीशन रख सकता है, इंडिया भी अपना स्टैंड रख सकता है कि एआई में ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, ऐसे उसको गवर्न करना चाहिए। नहीं तो हमने ऑलरेडी देखा है कि डेवलप्ड जो कंट्रीज है वो हमेशा लॉ एंड सारी चीज़ें अपने फेवर में बनाती है। तो यहाँ पे इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस सामने रख सकता है और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच यहाँ पे फॉलो हो सकती है। एआई को कैसे हम सेफली यूज करें, यही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज, डोमेस्टिक कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें बता सकते मतलब ये सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं। देखो साफ सीधी बात है कि अगर हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट जो है वर्ल्ड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड लेवल के जो इनिशिएटिव है उनसे अटैच हो गया, तो यहाँ से कुछ हम सीखेंगे भी, कुछ सिखाएंगे भी, ठीक है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है कि हमारा इंस्टीट्यूट होगा, वो वहाँ से कोलैबोरेट करेगा, वहाँ से सीखेगा, हमारी डोमेस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उनके हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का स्टैंड है वो हम उनके सामने रख पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी यहाँ पे बताई गई है एडिटोरियल के अंदर कि हम जब भी कुछ चीज़ बनाते हैं, गवर्नेंस में सारा फोकस हमारा क्या रहता है, रूल मेकिंग गवर्नेंस, उसमें बहुत टाइटली हम उसको ऐसा कर देते हैं कि उसको हम ऑटोनॉमी ही नहीं देते किसी इंस्टीट्यूट को सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं कि इंडिया जब कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह डेवलप करता है, जैसे हमारे एकेडमिक्स देख लो, अगर उनको ऑटोनॉमी ना दे तो वो कहाँ की रह जाएगी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है कि ये जो इंस्टीट्यूट होगा इसका फोकस होना, हमारा फोकस होना चाहिए कि टेक्निकल रिसर्च करें, टेस्टिंग करें, स्टैंडर्डाइजेशन करें, ना कि वहाँ पे रूल मेकिंग और रेगुलेटरी हम वो बनाते हैं उसको एनफोर्स करते रहे। तो बेसिकली यही बात बताई है कि यहाँ पे उसको भी ऑटोनॉमी देनी चाहिए, ताकि जो एआई है उसका पोटेंशियल क्या है ह्यूमंस के लिए वो कहीं ना कहीं वो फाइंड आउट कर सके, पता लगा सके, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि वही कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, रोबस्ट मैकेनिज्म लेके आना चाहिए, वही सारी चीज़। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे बताया गया, देखो ये सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ेगी अगर कोई हम इंस्टीट्यूट डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम एआई से रिलेटेड हम जो इंस्टीट्यूट है, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, इसको डेवलप करने की बात करें, इसका नाम थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि इसको आप सॉल्यूशन में लिखना ज़रूर। अगर एआई पे कोई टॉपिक आ जाता है, जैसे हमने देखा CISF AC के 2024 में आ रखा था, तो टॉपिक में आप प्रोज और कॉन्स लिखने के बाद जब सॉल्यूशन बताओगे तो सॉल्यूशन में ये जरूर लिखना है कि मेथी जो है एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट डेवलप करने के लिए विचार कर रही है और इसका क्या पोटेंशियल हो सकता है, उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिख देना। आपको पॉजिटिव नंबर जरूर मिलेंगे, आपका जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा नंबर लेके आओगे, ठीक है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये जो एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट है, देखो अगर हम डेवलप करेंगे इसे, ठीक है, हमें कोलैबोरेट करना होगा। कोलैबोरेट करने के बाद अगर हम इसके स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा के इसको स्टिफ कर देंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो पोटेंशियल है वो हम गेन नहीं कर पाएंगे। और वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि रिजिड रेगुलेटरी जो भी है उन सबको अवॉइड करें, इनोवेशन, प्रोएक्टिव कोलैबोरेशन जो है उसको कहीं ना कहीं फोस्टर करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि इसको ऑटोनॉमी दो ताकि ये रिसर्च वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो कर सके, रेगुलेशन वगैरह को कम रखो ताकि इसको खुद की इंडिपेंडेंस हो। यही सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोबल लेवल की बात की गई है। देखो ग्लोबल लेवल पे हमने पहले ही देख लिया था, यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम जो कि हमारा इंग्लैंड है, उसके अंदर ये जो समिट चल रही है, बैचलर सेफ्टी समिट, जिसके अंदर हम कोलैबोरेट करने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नवंबर 2023 में हुई थी इस समिट की। उसके बाद अपकमिंग है फ्रांस समिट, ठीक है। तो ये सारी जो समिट है, अगर हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट होगा, पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एजेंसी होगी जो पर्टिकुलरली एआई से डील करती होगी, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर पाएंगे। और बहुत ही ये एकदम की नॉर्मल सी बात है, ये एकदम साफ शब्दों में समझने वाली बात है कि हमारे यहाँ पे ऐसा इंस्टीट्यूट होगा तो वहाँ जहाँ पे वो हमारा स्टैंड है वो कहीं ना कहीं उन सबमिट में रख पाएगा। अगर देखो, अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट ही नहीं है जो पर्टिकुलरली हमारी डिमांड को सामने रख पाए, तो वहाँ पे कौन रखेगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे है कि हम अब इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर पाएंगे। और इंस्टीट्यूट का फोकस क्या होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, वही जो हमारी प्रॉब्लम है, जो हमारा बेन है, वही हमारा यहाँ पे फोकस होना चाहिए। जो हमें प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली वही फोकस होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी एक बार और न्यूज़ आई थी, आप न्यूज़पेपर में आप थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, मैंने न्यूज़पेपर शेयर कर ही लेता हूँ आपके साथ, कि वहाँ पे बताते हैं कि अभी रिसेंटली ये शायद न्यूज़ भी आई थी, आपने कैप्चर करा नहीं करा मेरे को नहीं पता, कि एक CEO की डीप फेक वॉइस में उसके एम्प्लॉयज़ को कॉल किया गया
और उससे फंड ट्रांसफर के लिए बोला गया, तो कई करोड़ का वहां पे नुकसान हो गया, कई करोड़ का घोटाला हो गया इस एआई डीप फेक की वजह से। तो यही तो चीज यहाँ पे बता रहे हैं, यही तो चीज यहाँ पे बता रहे हैं। और आजकल डिजिटल अरेस्ट और चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट चल रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंसी के लोग बन के इन वर्ड्स को जरूर याद कर लें, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है। इनको कभी ऐसे राइटिंग होती है उसमें जरूर लिखना कि ये सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है डिजिटलाइजेशन की वजह से, एआई की वजह से। डिजिटल अरेस्ट चल रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट की जो जैसे सीबीआई हो गई, ईडी डिपार्टमेंट वाले हो गए, ठीक है, ये कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद आज भी न्यूज़ में आया था ये तो डिजिटल अरेस्ट वाला, कि कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद बोलते हैं कि तुम ऐसे ऐसे करके तुम्हारा जो है ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पाया गया है, इतने पैसे ट्रांसफर कर दो। और सारा जो वहाँ पे डिजिटल होता है एकदम ऐसे होता है जैसे कि वो बिल्कुल ऑफिस से आईपीएस ऑफिसर कोई कॉल कर रहा हो। तो ये हमारे मोदी जी ने भी आह्वान करा था कि डिजिटल अरेस्ट से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, जब हम ग्रो करते हैं डिजिटली, जब हम ग्रो करते हैं एआई वाइज, तो ये सारी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। इसी से निपटने के लिए ये पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। और ग्लोबल लेवल पे जो जो सबमिट्स हैं उनका भी थोड़ा सा नाम थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इनसे कोलैबोरेट करके इनसे ही हम सीखेंगे, इनको ही हम सिखाएंगे, इनके सामने हम अपना स्टैंड रखेंगे। जैसे यूएन में ग्लोबल वो जो हुआ था हमारा ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों के नाम थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, ये हमारे लिए यूजफुल है। अब यहाँ पे बेसिकली बताया गया इंडिया का क्या विजन होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखो इंडिया का विजन क्या होना चाहिए, जो हमें प्रॉब्लम है, जो हमारे पास बेन है, जो हमारे पास समस्याएं हैं एआई से रिलेटेड, वही हमारे यहाँ पे स्टैंड होना चाहिए। कि बायसनेस, जैसे मैंने बताया था कि सिर्फ लड़के लड़के हायर करा जाए, लड़की हायर नहीं कर रहा, ब्लैक्स को सबको क्रिमिनल बता रहा है, तो ये क्या चीज़ है, यही तो बायसनेस है। ये बायसनेस, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल एक्सक्लूजन, जेंडर रिस्क, प्राइवेसी, इन सब को एड्रेस करने की ज़रूरत है इंडिया को। और ये कैसे करेंगे, हमारा इंस्टीट्यूट जो आ जाएगा वो यहाँ पे स्टैंड लेगा, वो यहाँ पे रेगुलेशन बनाएगा, ये यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाएगा कि कैसे इन सब चीज़ों को डील करना है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है कि कैसे हार्म हो रहा है एआई की वजह से, कैसे हमें नुकसान हो रहा है हमारे ह्यूमंस को, उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉरवर्ड थिंकिंग पॉलिसी बना रही है ताकि जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो इंडिया की कमिटमेंट को सामने ला सके। यही सारी चीज़ें यहाँ एडिटोरियल में डिस्कस की गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि एआई के पॉजिटिव्स क्या हैं, एआई के नेगेटिव्स क्या हैं, एआई के पॉजिटिव और नेगेटिव से निकलने के लिए इंडिया क्या कर रहा है। यही चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी हैं बेसिकली। तो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। आप में से बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करने लग गए हैं। अभी गौतम ने मेरे को रिसेंटली एक एस्से भेजा था, उसके एस्से में मेरे को कुछ नज़र आया था, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। लेकिन आपके लिए ये वाला क्वेश्चन है, इंडियाज पाथ टू रिस्पॉन्सिबल एआई एस्टेब्लिशिंग ऑन एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। देखो नए हो, मेरे को सब पता है कि जब हम लिखने बैठते हैं तो बहुत डर लगता है हमें, ठीक है। हमें लगता है कि एकदम परफेक्ट हम ऐसे लिखेंगे, आज नहीं लिखेंगे कल लिखेंगे, लेकिन ठीक है ऐसे ही तो होता है कि एकदम परफेक्ट लिखेंगे आज नहीं लेकिन कल लिखेंगे। तो ये मत करो, परफेक्शन आपकी एनिमी है। परफेक्शन को साइड में रखो, बोलो कि सबसे गंदा ऐसे लिखूंगा लेकिन आज लिखूंगा, कल नहीं आज लिखूंगा, सबसे गंदा लिखूंगा लेकिन आज ही लिखूंगा, ठीक है। परफेक्शन एनिमी होती है हमेशा प्रोग्रेस की, ठीक है। लेट से अगर आप यही करते 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 10-15 दिन, उसके बाद पूरा एक साल बिता दोगे कि कल लिखूंगा कल लिखूंगा, तो कब लिखोगे, पेपर में जाके लिखोगे। पेपर में तो लिखना ही पड़ेगा ना, अगर वहां तक पहुंच जाओगे तो। हाँ वहां पे तो तुम पहुंचोगे, क्योंकि पहले ही एक ही दिन ऐसा रहा तुम्हारा, यूपीएससी सीएससी की तरह नहीं है ना कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करो तो डायरेक्ट पेपर में जाके लिखोगे क्या। देखो ऐसे मत करो, आज लिखो, ठीक है। आज लिखो, लिखने के बाद मुझे मत भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको शर्म आती है भेजने में मत भेजो, लेकिन भेजोगे तो मैं कुछ ना कुछ उसमें से चीज़ें निकालूंगा, देखूंगा कि आपने क्या कमी है और वो यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसे लिखो और मेरे को भेजो, अकाउंटेबिलिटी अपनी एस्टेब्लिश करो, ठीक है। अब देखो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ रखा है एआई से डायरेक्टली। देखो क्या क्वेश्चन आया था, 2024 का है, एसी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ ब्लेसिंग और कर्स, ठीक है। ब्लेसिंग और कर्स हमने तो पहले ही डिस्कस कर लिया, कैसे ब्लेसिंग है कैसे डिस्कर्स है, वही सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे, थोड़ा और स्पेसिफिकली थोड़ा और इलेबोरेटली हमें यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद 2019 के अंदर सेम चीज पूछी थी सीएससी ने। देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे राइटिंग के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, समझ आ रहे हैं आपको। तो ये आपको समझना है बेसिकली, जो एडिटोरियल में आता है वही, उनसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको ऐसे राइटिंग में देखने को मिल जाते हैं। ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तो एडिटोरियल डिस्कशन मिस मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिवीजन आपको कराता है। क्योंकि ये डेली डिस्पैच में टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, पढ़ तो लेते ही हो, लेकिन
आपकी जो समझ है वो इस डिस्कशन से कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ये बच्चे भी मेरे को बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखो गौतम ने जो लिखा था बहुत अच्छा लिखा था। गौतम, आपने मिस्टेक क्या करी थी, देखो जब हम पहला पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात लो, आपने इंट्रोडक्शन में यहाँ पे कोट वगैरह डिस्कस कर दिया, ठीक है, कोट आपने लिख दिया, उसका डिस्कशन कर दिया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन जो करते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, उसको एक ही पैराग्राफ में करता है। आपने क्या करा कि पहले पैराग्राफ में आपने उससे रिलेटेड चीजें लिखी, दूसरे पैराग्राफ में आपने क्वेश्चन लिखे। तो देखो इतना ज्यादा पैराग्राफ मत यूज करो, थोड़ा सा पैराग्राफ जो होता है एटलीस्ट आपका हाफ पेज का एक पैराग्राफ लिखो, इतना बहुत है। तो उसी के अंदर एक पैराग्राफ में एक इंट्रो आपका सिर्फ एक पैराग्राफ का होना चाहिए। ठीक है, इंट्रो मतलब क्या होता है कि आप जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हो कि आपकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो ये जो क्वेश्चन होता है इसी डायरेक्शन के अंदर आता है, तो इसको अलग से मत लिखना, इसी इंट्रो के वाले पैराग्राफ में लिखना। और जो इसका नेक्स्ट जो होगा सेकंड पैराग्राफ होगा, ये मेन बॉडी का पैराग्राफ होता है हमेशा। ठीक है, 300 वर्ड्स का हमारा ऐसे है, तो इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये करना, इसके बाद मैं फिर देखता हूँ। नेक्स्ट है हमारा चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड। देखो अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए हैं, सबको पता है, लेकिन वहां पे अभी सीएम कोई बन नहीं पाया। वहां पे समझ ही नहीं आ रहा उनको कि किसको सीएम बनाना है। तो वो ऐसा जो न्यूज है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीएम बनते कैसे हैं, सिलेक्शन कैसा होता है, ये पॉलिटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं वो देख लेते हैं। देखो सीएम जो होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है, वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, सीएम। और नॉमिनल कौन होता है, फिर गवर्नर होता है। और कौन होता है डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव, कौन है, सीएम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है कि भाई क्या प्रोसीजर होना चाहिए सीएम को बनाने का, ये वो। तो आपको लगेगा हाँ यार बता तो रखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी के अंदर पूरा एक चैप्टर है सीएम के ऊपर। चैप्टर तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बता नहीं रखा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बता रखा कि कैसे होना चाहिए, बस उसने ये बता रखा है, आर्टिकल 164 में बता रखा है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा उसका अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, और शपथ वगैरह भी गवर्नर ही दिलाएगा। ठीक है, बस इतना बता रखा है, लेकिन पूरा एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। ऐसा तो नहीं है कि अगर गवर्नर करेगा तो गवर्नर किसी को भी कर देगा, किसी भी राह चलते को सीएम बना देगा, ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पे तो सिर्फ ये बना रखा है कि गवर्नर बनाएगा। अब कैसे बनाएगा, किसको बनाएगा, ये कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम में बता रखा है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा देखते हैं। देखो अब जैसे इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे जो एमएलए होते हैं वो आ जाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन ये सारे लोग मिनिस्टर तो नहीं होते ना। अब ये सारे जो एमएलए हैं जो हमारे आए हैं, लोकसभा वाला जो स्टेट का लोकसभा जो हो गया उसके अंदर आए हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में जो आए हैं, ये लोग क्या करेंगे कि इसमें अपने में से एक लीडर चुनेंगे। जो लीडर वो चुनेंगे वही कौन होगा, सीएम होगा। अब वो नाम चुन के गवर्नर को बताएंगे कि भाई इसको है ना तुम सीएम बना दो। तो गवर्नर क्या करेगा, उसी को इन्वाइट करेगा, उसको सीएम बना देगा। अगर यहाँ पे मेजोरिटी का कुछ इशू रहता है तो उसको अपनी मेजोरिटी भी प्रूव करनी रहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है अभी स्टार्टिंग में। अगर कोई मेजोरिटी आ नहीं पाती, गवर्नर डायरेक्टली बना देता है उन्हीं में से एक को सीएम को, और उससे फिर बोलता है कि अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, वहां पे ये वाला सीन आता है। लेकिन यहाँ पे अगर जैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो वहां के एमएलए हैं उन्होंने अपना एक लीडर, एक पर्टिकुलर पार्टी ने या फिर कॉलिजन हुआ, उन्होंने एक लीडर को चुना कि इसको सीएम बनाएंगे, उसका नाम रिकमेंड करा गवर्नर को, गवर्नर वहां पे फिर उसको सीएम नॉमिनेट करेगा। ठीक है, ये होता है, शपथ वगैरह सब गवर्नर दिलाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब सीएम बन गया, अब सीएम गवर्नर को बताएगा कि किस किस बंदे को मिनिस्टर बनाना है। मतलब एमएलए, यही तो है ड्यूअल पार्टिसिपेशन, ड्यूअल मेंबरशिप। क्या मतलब कि एक बंदा, एक जो है वो एमएलए भी है और एक जो है वो मिनिस्टर भी है। एमएलए होता है लेजिस्लेचर में, और जो मिनिस्टर होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देख रहे हो, तो एक ही इंसान की दो मेंबरशिप है, इसी कहते हैं ड्यूअल मेंबरशिप। ठीक है, जो हम पॉलिटी में बढ़ते हैं कि एक ही जो कैंडिडेट है वो आपका एमएलए भी है। एमएलए तो लॉ बनाता है, ठीक है, एमएलए तो लॉ बनाता है ना, लेकिन सीएम ने उस एमएलए को वो बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, होम मिनिस्टर बना दिया। ठीक है, तो वो अब एज ए एग्जीक्यूटिव काम करेगा, जो लॉज बनेंगे उसको इंप्लीमेंट करेगा, इसे ही कहते हैं ड्यूअल मेंबरशिप। तो अब उन्हीं एमएलए में से जो सीएम अब बन गया, सीएम बनने के बाद सीएम बोलता है कि इस पर्टिकुलर एमएलए को ये वाला पद दे दो, इस एमएलए को होम मिनिस्टर बना दो, इस एमएलए को फाइनेंस मिनिस्टर बना दो। तो वो सारी चीज गवर्नर को बताता है और गवर्नर वहां से उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ले लेता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, देखो वही सारी चीज कि अगर मेजॉरिटी प्रूफ नहीं हो पाती, ठीक है, हंग असेंबली है, कॉलिजन गवर्नमेंट है, वहां पे गवर्नर ने पर्टिकुलर एमएलए को चीफ मिनिस्टर बना दिया, उसके बाद उसे वो टाइम देगा जिसके पास मेजॉरिटी है, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो वहाँ के एमएलए हैं वो चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो वो है
एमएलए है वो सीएम बने, तो गवर्नर उसको सीएम बनाने के बाद बोलता है कि अपनी जो मेजोरिटी है फ्लोर पे प्रूव करो। अब उसको मैक्सिमम वोट आते हैं तो वो सीएम रहता है, नहीं तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ है कॉन्फिडेंस वोट, कि वहां पे उसे अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस वोट। आपको समझ आएगा, देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये सारे लोग एमएलए बन के आए। ठीक है, अब इनमें एमएलए में से ये सारे लोग चुनेंगे एक पर्टिकुलर एमएलए को, उसे बोलेंगे कि इसे सीएम बना दो, इसका नाम गवर्नर को देंगे, गवर्नर इसको सीएम बना देगा। उसके बाद यही सीएम इन एमएलए में से 10 लोगों को, लेट से 10 लोगों को चूज करेगा कि इन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दो, तो गवर्नर उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना देगा। तो यही लोग एग्जीक्यूटिव हो गए, यही लोग क्या हो गए, ये लोग लेजिस्लेचर हो गए। ठीक है, यही सारी चीज यहाँ पे बताई गई है, गवर्नर कैसे अपॉइंट करता है। ठीक है, अब आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ये अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत एनेक्स 2024 क्या चीज़ है, पीआईबी के अंदर आज आया था। देखो मैं जो डेली डिस्पैच देता हूँ उसके अंदर पीआईबी को भी इंक्लूड करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जो पीआईबी में न्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली द हिंदू में आ जाती है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे मैं द हिंदू लिख देता हूँ, तो बच्चों को लगता है कि मैं पीआईबी में की जो न्यूज़ है वो इंक्लूड नहीं करता, मैं डेली देखता हूँ पीआईबी। तो जैसे आज ये आया था भारत एनसीएक्स, ये द हिंदू में नहीं था, तो इसलिए इसको अलग से लेके आना पड़ा। ठीक है, देखो क्या चीज़ है ये भारत एनसीएक्स, इसको थोड़ा सा हम याद रख लेंगे। अभी नेशनल साइबर एक्सरसाइज 2024, इसे कहते हैं भारत एनसीएक्स। मतलब क्या चीज़ है, मतलब ये है कि नई दिल्ली के अंदर एक इवेंट हुआ था जिसमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा की गई, उसको हमने क्या बोला, भारत एनसीएक्स। बस इतना सा है, इतना ही समझना है आपको। ठीक है, क्या चीज़ है भारत एनसीएक्स, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक कॉन्क्लेव हुआ था, वो है भारत एनसीएक्स। 600 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कोई मैटर नहीं करता, सब में प्रोफेशनल्स थे, पॉलिसी मेकर्स थे, डिफेंस के पर्सनल थे, एकेडमिक थे, मतलब बहुत सारे लोग आए थे, डिफरेंट फील्ड के लोग आए थे जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर चर्चा करी। उसी को हम कहते हैं भारत एनसीएक्स, नेशनल साइबर एक्सरसाइज। ठीक है, क्या क्या मेन चीजें हुई इसके अंदर ये थोड़ा सा याद रख लेना। देखो क्या चीज हुई, दो चीजें यहाँ पे लॉन्च हुई। एक चीज लॉन्च हुई नेशनल साइबर सिक्योरिटी रेफरेंस फ्रेमवर्क, दूसरी चीज लॉन्च हुई भारत नेशनल साइबर रेंज। बस इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में रखना कि दो चीजें यहाँ पे हुई है, साइबर से रिलेटेड लॉन्च हुई थी। ठीक है, बाकी ये कॉन्क्लेव है, ये एग्जीबिशन है, जैसे कि होता है कहीं भी आप कुछ वो लगाएंगे, कुछ मीटिंग वगैरह होती है वहाँ पे कहीं एग्जीबिशन वगैरह होता है, वैसे ये है भारत साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप एग्जीबिशन और भारत CISO कॉन्क्लेव। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है ये कि दो चीजें यहाँ पे लॉन्च हुई, नेशनल साइबर रेफरेंस फ्रेमवर्क और भारत नेशनल साइबर रेंज 1.0। तो इन चीजों को याद रखना। और भारत एनसीएक्स क्या 2024 क्या चीज है, आई होप ये तो तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और है, इसको अटेम्प्ट करो। देखो बच्चों, जब तुम कमेंट करते हो ना तो कमेंट में मेरे को थोड़ा सा बताया करो कि ये फर्स्ट वाले का है, बी वाले का है, सी वाले का। 3 मैंने दिया तो ABC तो एटलीस्ट लिखा करो। अब तुम सीधा नंबर लिख देते हो तो मेरे को समझ नहीं आता कभी कभी कि कौन से आंसर को कर रहे हो, लेकिन आप करते हो, ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट कमेंट तो कर रहे हो, एटलीस्ट देखते रहे हो, आप इसको सीरियसली ले रहे हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा शॉक डायमंड। देखो ये द हिंदू में आया था, शॉक डायमंड। डायरेक्टली वर्ड आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है जो शॉक डायमंड है। देखो शॉक डायमंड क्या है, कुछ नहीं है, ये रॉकेट दिख रहा है आपको, ये देखो रॉकेट दिख रहा है, इस रॉकेट के बीच में ये जो गोला गोला सा बनता है, ठीक है, इसे कहते हैं शॉक डायमंड। ठीक है, समझ आया कि ये जो रॉकेट है इसके बीच में ये जो गोला गोला सा बन रहा है इसे कहते हैं शॉक डायमंड। और इसको एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, उसे कहते हैं मैक डायमंड। दोनों ही शॉक डायमंड्स और मैक डायमंड्स एक है कि जो रॉकेट होता है, रॉकेट कैसा रॉकेट, जो स्पीड की, साउंड की जो स्पीड होती है उससे तेज चलता है, जो मैक स्पीड में चलता है वो अपने पीछे गोला गोला गोले गोले से छोड़ता रहता है। ठीक है, जो उसकी जो निकलती है ना चिमनी सी, जो एग्जॉस्ट होता है उससे निकलती है, उससे गोले गोले से निकलते रहते हैं। ठीक है, वो गोले गोले को क्या कहते हैं, मैक डायमंड या शॉक डायमंड। रीजन क्या है, क्यों ये निकलता है कि ये लाइट और डार्क पैचेस जो निकलते हैं गोले गोले से, मैंने बोल दिया यहाँ पे लाइट और डार्क पैचेस है, बस वही एक ही चीज है, समझना है ना, मैं तो टिक मार्क करना है। तो देखो ये गोले गोले से क्या निकलते हैं, क्यों इसे रॉक डायमंड बोलते हैं, देखो प्रेशर डिफरेंसेस होता है इसकी वजह से, कंप्रेशन और एक्सपांशन होता है इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि ये जो गोले गोले से बन जाते हैं जिसे हम मैक डायमंड या शॉक डायमंड कहते हैं। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेंड करो, इसको अटेंड करोगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि मैंने क्या बोला है। नेक्स्ट हम चलते हैं अरितपत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट
अरितापत्ती। न्यूज़ में क्या था, देखो न्यूज़ में बेसिकली ये था, तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने रिक्वेस्ट करी है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि भाई टंगस्टन की जो माइन है उसके जो राइट है उसको कहीं ना कहीं कैंसिल कर दो, यहाँ पे अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में जो प्रोवाइड की गई है, बस इतना सा था। लेकिन क्या चीज़ है ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, अरितापत्तू क्या है, क्या कौन सी पहली थी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, कब एस्टेब्लिश हुई थी, कौन से एक्ट में एस्टेब्लिश की जाती है, तो ये सारी चीज़ें ऑल राउंड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर ये वाला क्वेश्चन जब पूछ लेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी हमको, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चीज़ है ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। देखो फर्स्ट जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी वो कहाँ पे आई थी, तमिलनाडु के अंदर आई थी, ठीक है। कहाँ पे आई थी, तमिलनाडु के अंदर आई थी, ठीक है। थोड़ा सा ये लैग कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि इसे जो वीडियो है वो लैग कर रही है, वॉइस मेरी लैग नहीं कर रही, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे चलो अब ठीक भी हो गया। सबसे पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट तमिलनाडु में कौन सी थी, यही थी अरितापत्तू वाली, यही जो अभी हमने डिस्कस करा है ना, अरितपत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ये हमारी तमिलनाडु में पहली थी। नोटिफाइड करते हैं इकोलॉजिकली हिस्टोरिकली, कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इनका सिग्निफिकेंस होता है, तब इसको यहाँ पे नोटिफाई करते हैं। कौन यहाँ जानवर रहते हैं कौन नहीं रहता कोई जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अरितापत्तू में क्या था, एक टैंक है अनाईकोंडा टैंक, ठीक है। किसने इसको बिल्ड करा था, पांड्या किंग ने बिल्ड करा था 16वीं शताब्दी में, ठीक है। अनाईकोंडा टैंक कहाँ पे है, अरितापत्तू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और ये कहाँ पे है, ये है हमारी तमिलनाडु में। बस इतना सा थोड़ा सा याद रखो। यहाँ पे थोड़ी मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी है, रॉकेट टेम्पल्स भी है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस भी है और जैन बेड्स भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अरितापत्तू में है, इतना थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा थोड़ा सा माइंड में रखना, इतना तो चलो याद हो ही जाएगा, क्योंकि जैनिज्म हमें पता है कि वो साउथ में माइग्रेट कर गए थे, वो अकाल वगैरह आया था उस टाइम पे, तो अरितापत्तू में भी चले गए थे वो वहाँ पे, इतना थोड़ा सा करके अपने माइंड में याद रखना। उसके बाद ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है हमारी, ये क्यों मतलब इसको नाम दिया गया है, देखो इकोलॉजिकली सेंसिटिव साइट होती है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव साइट होती है मतलब कि वहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे एंडेमिक वगैरह होते हैं। यहाँ पे जो जानवरों की प्रजाति होती है बहुत ही वो होती है, ज़्यादा नंबर में होती है, तादाद में होती है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव, देखो एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्या होता है, देखो सारी जो बायोडाइवर्सिटी है सभी इकोलॉजिकली सेंसिटिव होती जा रही है, क्यों, क्योंकि ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उन्हें काट काट के अपने घर बना रहा है, खेती कर रहा है, तो यही जब हम उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करने लगते हैं धीरे धीरे, तो इकोलॉजिकली वो सेंसिटिव हो जाती है, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऐसी चीज़ें लेके आते हैं, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बना दी, क्या उसको स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे कोई एक्टिविटी वगैरह रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, इस चीज़ का थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये नेशनल पार्क नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। कैसे ये बनाता है, देखो स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करती है, ठीक है। इतना थोड़ा सा याद रखना। सबसे पहली कौन सी थी, सबसे पहली थी ये वाली नल्लूर तामारिंड ग्रूव जो बेंगलुरु में है, वो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी, और अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैप है, इसको देख लेना। देखना क्या है, यहाँ पे देख लेना कहाँ कहाँ नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं है, गुजरात राजस्थान वगैरह में नहीं है, ये वाला हिस्सा इसमें नहीं है, हरियाणा में नहीं है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेना कहाँ पे नहीं है, छत्तीसगढ़ वगैरह में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये नहीं है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे नहीं है, तो ये थोड़ा सा देख लेना कि ये ऑल ओवर इंडिया नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ऑल ओवर इंडिया बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट नहीं है, कहीं कहीं एरिया है। कैसे डिक्लेयर होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर इसको डिक्लेयर किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करती है प्रोटेक्ट करने के लिए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को। इतना सा है, बस इतना सा याद रखना है। सबसे पहली बेंगलुरु में थी, और तमिलनाडु की जो अभी अरिताकट्टू जो भी है, अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये तमिलनाडु में पहली है, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद है एक नगेट्स। नगेट्स बेसिकली होता है छोटी सी इंफॉर्मेशन, लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके एग्जाम में आ जाए। तो यहाँ पे जो हमारी एंजेल मार्केल है, जर्मनी की जो चांसलर थी, उन्होंने एक बुक रिलीज करी है, फ्रीडम मेमोयर 1954 से 2021। देखो अच्छी बात है जो बुक रिलीज करी है, लेकिन इस बुक के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनके बारे में जिक्र किया गया है, इसलिए ये जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और जिक्र भी कुछ पॉजिटिव चीज़ों के लिए, नेगेटिव चीज़ों के लिए किया गया है, तो इस बुक का नाम ज़रूर याद रखना, फ्रीडम
मेमोयर 1954 से 2021, और किसने करी है? जर्मनी की चांसलर कौन थी? एंजेला मार्केल। ठीक है, बस इतना सा तुम्हें याद रखना है। अब इसके अंदर बुक के अंदर क्या है क्या नहीं है ये कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना कि मोदी जी की थोड़ी सी बुराई करिए माइनॉरिटी रिलीजियस से मैटर जो हो रहे हैं उसको लेके। ठीक है, बस इतना तो सबको पता ही है। चलो, यही है आज के डिस्कशन में। आई होप आपको डिस्कशन अच्छे से समझ आ गया होगा। और देखो बच्चों, वो जो 10 MCQs होते हैं, 10 MCQs होते हैं जो डेली मैं अपलोड करता हूँ वेबसाइट के ऊपर thelearners.co.in के ऊपर, इसको जाके थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लिया करो, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे ने अभी थोड़ा मैसेज भी करा था कि कुछ रिव्यू वगैरह का इशू था, उसको हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट कराओ करो, 10 जो MCQs हैं इसको। और अगर किसी बच्चे को अगर लगता है कि उसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी द लर्नर्स की लर्निंग CAPF की पेड टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें ऑल राउंड जो पूरा सिलेबस है आपका CAPF का जो पूरा सिलेबस है वो वहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। क्योंकि देखो टेस्ट सीरीज हम क्या करते हैं ना, बच्चे सोचते हैं CSC की टेस्ट सीरीज लगा लेंगे यार, वो मिलती तो है ही टेलीग्राम ग्रुप पे, क्यों फालतू में पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, देखो CSC की मिलती तो है, लेकिन वो CSC का जो पूरा पैटर्न है ना वो CAPF के पैटर्न से बहुत अलग है। ठीक है, CSC का जो लेवल है वो बहुत अलग है, उसके क्वेश्चंस बहुत अलग हैं, और जो CAPF के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अलग है। तो दोनों का कोई मैच नहीं है। अब उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो CSC के लगाओ, अगर CAPF की कर रहे हो तो CAPF के टेस्ट सीरीज लगाओ। मैं तो ये बोलना चाहूँगा आपको। ठीक है, आज के डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन।